नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं अंसारी एजाज संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, आप सभी का मैं अपने इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और एक निवेदन भी करता हूं कि अगर हमारे वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पूरा देखें और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम एक फ्री ट्रेनिंग सीरीज़ चला रहे हैं एक्वाकल्चर सिस्टम को लेके, जिसमें बायोफ्लॉक कल्चर और आरएएस कल्चर को जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बारे में हम लोगों को अवेयर करते हैं। उसके बारे में लोगों को, इन दोनों कल्चर के बारे में लोगों के अंदर जो भ्रांतियां हैं कि ये सक्सेस नहीं है या इस तरह से जो भी भ्रांतियां हैं उसको दूर करने की कोशिश करते हैं और ये हमारा कर्तव्य है। और इसमें टेक्निकल प्रोजेक्ट्स का इंस्टॉलेशन भी करते हैं और इससे रिलेटेड जो ट्रेनिंग कंडक्ट होती है, ट्रेनिंग भी हम प्रोवाइड करते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम हमारे पास हैं। और इस प्रोजेक्ट के इंस्टॉलेशंस, टेक्निकल गाइडेंस और कल्चर में कोई समस्याएं आ रही हैं तो उसका कैसे सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन क्या है, ये सारी जो है टेक्निकल गाइडेंस भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप लोगों को इन सब की ज़रूरत है तो आप दिए गए नंबर पे जो नीचे स्क्रॉल हो रहा है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा एक ब्रांच उत्तर प्रदेश में भी चालू हो चुका है और उसका एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा। और इस ब्रांच से हम सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे। जितने भी पूरे इंडिया में जो भी क्लाइंट होंगे हमारे हैं या और जो बनेंगे नए क्लाइंट्स, हम उन सभी को यहाँ से हम मैनेज करेंगे। यहीं से सारी चीज़ें जो है टेक्निकल गाइडेंस हम प्रोवाइड करेंगे। और प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन के लिए आपको कुछ चाहिए, कोई मटेरियल चाहिए, बायोफ्लॉक कल्चर करना है तो उसका प्रोजेक्ट के लिए जो मटेरियल्स लगते हैं वो चाहिए, या आरएएस कल्चर करना है, ये सारी जो है चीज़ें हमारी ये कह सकते हैं कि एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, हम लोग जो एक फ्री ट्रेनिंग सीरीज़ जो चला रहे हैं, इसका उद्देश्य एकदम सिंपल है कि लोगों के साथ जो ठगी होती है या जो लोगों के साथ लोग परेशान होते हैं टेक्निकल नॉलेज, क्यों? देखिए, क्योंकि मछली पालने वाले लोग जो हैं बेसिकली वो होते हैं फार्मर, ठीक? कोई साइंटिस्ट आके मछली नहीं पालता, या कहीं पालते होंगे, बहुत ऐसे होंगे, लेकिन माइनर कोई इक्का दुक्का कोई करता होगा जो बहुत पढ़ा लिखा हो, ठीक है। तो ज़्यादातर जो है मछली पालक होते हैं वो फार्मर होते हैं, किसान होते हैं। उन्हें बहुत साइंटिफिक नॉलेज जो है नहीं समझ आती, साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं समझ आती। तो हमारा ये काम है कि हम इन सारी बातों को, जो टेक्निकल चीज़ें हैं, उसको हम आसान तरीके से और आसान भाषा में आप लोगों तक पहुँचाए इन वीडियोज़ के माध्यम से। तो दोस्तों, वक्त ज़ाय किए बिना हम लोग चलते हैं अपने ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन के ऊपर। हमारे वर्कशॉप के जो प्रेजेंटेशन है उस पर चलते हैं। आप लोगों को जैसे समझ आएगा, आप लोगों को दिख रहा होगा। बेसिकली हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एमोनिया। इससे पहले के जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं, हमारे प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं और दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप पे अपना नाम और आप कहाँ से हैं वो मैसेज करेंगे तो आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो हमने प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं। तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। और अपना, आपको अगर ट्रेनिंग लेना है, नेक्स्ट मंथ में हमारी ट्रेनिंग होने वाली है, नेक्स्ट मंथ में। तो आप लोग अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप लोग उसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें और सारी जानकारी जो है आपको दिए गए नंबर पे मिल जाएगी। जो नीचे स्क्रॉल हो रहा है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। तो देखिए गाइज़, आप लोग जो है देख रहे हैं वेलकम टू आवर बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग वर्कशॉप, क्योंकि इसको ट्रेनिंग भी कह सकते हैं आप, क्योंकि बेसिकली दोनों का एक ही काम है। अच्छा, ट्रेनिंग थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड हो जाता है, हम जो मानते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग में क्या होता है ना कि सारी चीज़ें साइंटिफिकली लोगों को बता दी जाती है और बस समझ आया नहीं आया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम वर्कशॉप इसलिए कहते हैं कि हम यहाँ एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट करके जो हमें मवाद मिलता है, जो हमें चीज़ें मिलती है, जो डेटा मिलता है, उसके अकॉर्डिंग हम फिर यहाँ बात करते हैं,
ठीक है। जो आर्टिकल्स छपे हैं या जो रेडीमेड, जो पहले के बहुत पुराने प्रैक्टिकल्स हैं, उनके डेटा जो आज उपलब्ध हैं गूगल वगैरह पे, हम उसको लेके हम बात नहीं करते। जो हमने प्रैक्टिस किया, टेक्निकल जो नॉलेज हमने गेन किया, उसको हम सामने रख के बात करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको वर्कशॉप कहते हैं, ट्रेनिंग नहीं। आप लोग ट्रेनिंग समझ सकते हैं। प्रेजेंटेड बाय आरके एग्रो एंड फिशरीज़। हमारा पहले आरके एग्रो एंड इको था फर्म। अब जो उत्तर प्रदेश में जो हमारा ब्रांच हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो आरके एग्रो एंड फिशरीज़ के नाम से है। आप लोग ऑफिस पे आकर मिल सकते हैं और चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। और अगले महीने जो हम ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहे हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट भी करके और अच्छी जानकारी ले सकते हैं। तो हम चलते हैं टॉपिक की तरफ गाइज़। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो है पूरा जो है देखा करें वीडियो, क्योंकि पूरी जानकारी अगर होगी आप लोगों के पास तो थोड़ा सा आप लोग को जो है कल्चर करने में आसानी होगी। आपको बार बार किसी को फॉलोअप नहीं लेना पड़ेगा, बार बार अपनी परेशानी को कहीं बताना नहीं पड़ेगा, अगर आपके पास पूरी जानकारी होगी, ठीक है। कभी कोई इमरजेंसी केस हो गया, कोई बहुत डिफ़िकल्ट कोई मैटर हो गया, तो चलिए उसमें हो सकता है आप संपर्क करें किसी एक्सपर्ट के पास। लेकिन अगर आपने सही से नॉलेज गेन किया है तो संभावना है कि आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एक कल्चर आप खाली मेंटेन कर लेंगे, उसके बाद फिर सदाबहार, समस्या ही ख़त्म। बहरहाल हमने पिछले वीडियोज़ में जो डिस्कस किया था वो टेम्परेचर, पीएच और डिज़ोल्व ऑक्सीजन, सैलिनिटी, TDS, इन सब चीज़ों पे हमने बात की थी। आज का टॉपिक है हमारा एमोनिया। तो एमोनिया थोड़ा लंबा चैप्टर है, हो सकता है हमें 2 या 3 वीडियो बनानी पड़े छोटी छोटी। अगर हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा होगा, आप लोग भी बोर हो जाएंगे और कहेंगे कि ये आदमी बहुत पकाता है, ठीक है। तो एमोनिया ही सारी परेशानी होती है। एमोनिया से, पानी में अगर एमोनिया है तो आपकी मछलियाँ स्ट्रेस में होगी, और स्ट्रेस में होगी तो ग्रोथ नहीं मिलेगी, उनको पैनिक अटैक भी आ सकता है, और पानी की क्वालिटी को ख़राब होगा, पानी में बदबू आने लगेगी, पानी में सड़ान होने लगेगी, बहुत सारी परेशानियां होने लगती है एमोनिया की वजह से। तो इसको कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। खेती बाड़ी में एमोनिया की ज़रूरत पड़ती है, खेती बाड़ी करते हैं जो, और इसमें हमें अमोनिया को ख़त्म करना होता है, हटाना होता है, निकालना होता है। इसमें अमोनिया बनता है, खेती बाड़ी में अमोनिया बनता नहीं, उसमें खेती बाड़ी में हमें अमोनिया अलग से नाइट्रोजन डालना पड़ता है, ठीक है। तो अमोनिया बनता कैसे है फिश फार्मिंग में, या बायोफ्लॉक में, या RAS में, या एक्वाकल्चर में? एमोनिया बनने के कई रास्ते हैं। एक ये है कि आप जो फीड खिला रहे हैं, मछली खा रही है और उससे जो गंदगी निकल रही है, फिकल मैटर निकल रहा है, उससे हमारा अमोनिया बनता है। दूसरा रास्ता है कि जो आपने खाना दिया है, मछली ने जो खाया वो तो खाया, लेकिन जो बच गया वो भी अमोनिया प्रोड्यूस करेगा। और बायोफ्लॉक कल्चर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो यूज़ होता है, बैक्टीरिया जो होते हैं बैसिलस ग्रुप के, और इस तरह के जो बैक्टीरिया की जो कॉलोनीज़ होती है, तो वो भी जब डेड होने लगती है, या आपका एरिएशन प्रॉपर नहीं होता है और वो सेटल होने लगता है वो सारा मटेरियल, तो वो भी अमोनिया प्रोड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि बॉटम में सेटल होगा, स्लज बनेगा, उसमें टॉक्सिक गैसेस का फॉर्मेशन होगा, वहाँ से अमोनिया बनने लगेगा और उससे परेशानियाँ आपकी बढ़ने लगेगी। ये सब कारण हो गए अमोनिया बनने के। बनने से कैसे रोक सकते हैं? तो अमोनिया बनने से नहीं रोका जा सकता, क्योंकि मछली को आप खाना देंगे तो वो अमोनिया बनना ही बनना है। कोई ये कहे कि हाँ अमोनिया हम बनने ही नहीं देंगे, तो ये नहीं हो सकता। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको खाना ही नहीं देना पड़ेगा, और खाना नहीं देंगे, दाना नहीं देंगे तो मछलियाँ बढ़ेगी नहीं, ठीक। तो अमोनिया बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अमोनिया को ख़त्म करने का क्या रास्ता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अमोनिया ख़त्म करने के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। अगर आप बायोफ्लॉक कल्चर कर रहे हैं तो अमोनिया ख़त्म करने का उसमें अलग मेथड है। RAS कल्चर कर रहे हैं तो उसमें अमोनिया ख़त्म करने का अलग मेथड है। तालाब में अगर कल्चर कर रहे हैं तो उसका अमोनिया ख़त्म करने का अलग मेथड है। तो हमारी ये जो ट्रेनिंग सीरीज़ चल रही है वो बायोफ्लॉक और RAS से संबंधी है। तो हम बायोफ्लॉक की बात करेंगे सबसे पहले। तो बायोफ्लॉक में अगर आपको अमोनिया ख़त्म करना है तो उसके लिए आपको प्रोबायोटिक का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, प्रोबायोटिक का यूज़ करना पड़ेगा। और RAS में अगर अमोनिया ख़त्म करना है तो आपके फिल्ट्रेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसमें एक मैकेनिकल फ़िल्टर है, बायोलॉजिकल फ़िल्टर है, फिर ऑक्सीजनेशन है और UV फ़िल्टर है। ये चारों चीज़ों को आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। तो इससे आपका अमोनिया जो है रेगुलरली क्लीन होता रहेगा, निकलता रहेगा, साफ़ होता रहेगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आप अटैच कर सकते हैं, हाइड्रोपोनिक सिस्टम RAS के साथ।
उससे बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जो बचा कुचा जो नाइट्रेट का जो कंटेंट होता है, नाइट्रेट, तो वो आपको प्लांट कंज्यूम कर लेते हैं और सेफ हो जाता है आपका कल्चर। नाइट्रेट से उससे कोई परेशानी नहीं है, बहुत हाई जाता है, 80 ppm तक जाता है, लेकिन उससे कोई बहुत परेशानी आपको नहीं है। ठीक है, अब एमोनिया एक्सेप्टेबल रेंज क्या है? जैसे आपके अगर तालाब में या टैंक में एमोनिया है तो कितना है, आपको टेंशन होने घबराने की ज़रूरत नहीं है, कितना हो कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। तो उसके लिए हमने प्रैक्टिकल किया है। देखिए, जो सेंसिटिव फिशेज़ हैं, थोड़ी सेंसिटिव फिश हैं, उनके लिए 0.25 से 1 ppm के अंदर आप रहिए। थोड़ी सेंसिटिव हैं, जल्दी से स्ट्रेस में आ जाती हैं, जैसे रूपचंदा है या इसी जैसी और भी कुछ मछलियाँ ऐसी होती है। तो वो क्या होता है कि एकदम से स्ट्रेस में आ जाती है। ह्यूमन बॉडी भी नेचर देखे होंगे कि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं इतना स्ट्रगल झेलते हैं लेकिन हार नहीं मानते, लेकिन कोई ह्यूमन बॉडी ऐसी होती है जो नहीं झेल पाती है। थोड़ा सा हल्की फुल्की बारिश में भीग गए, 2-4 बूंदे पड़ गई तो जुकाम लग गया, ऐसे भी लोग हैं, तो थोड़ा सेंसिटिव होते हैं। तो ऐसे मछलियाँ भी अलग अलग टाइप की होती है। तो जो मछलियाँ सेंसिटिव है उनको आप कोशिश करिए कि 0.25 से 1 ppm के अंदर आप रहिए, पहली चीज़। और थोड़ी हार्डी फिश है तो 2 ppm तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास काम कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने बताया है टेम्परेचर और पीएच के पैरामीटर में कि आपका पीएच और टेम्परेचर अगर स्टेबल है तो 2 ppm 4 ppm भी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। ठीक है, बहुत भ्रांतियां हैं कि अरे एमोनिया बढ़ गया तो पूरा टैंक का पानी आप खाली करो, नया भर दो, या 50% पानी खाली करो। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको देखना है कि आपका पीएच और टेम्परेचर स्टेबल है या नहीं। अगर पीएच और टेम्परेचर आपके मानक में है, एक्सेप्टेबल रेंज में है, आइडियल रेंज में है, तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। 1 ppm हो, 2 ppm हो एमोनिया, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, अगर आपका पीएच और टेम्परेचर अगर बढ़ता है तब आपके लिए भैया परेशानी है, और बहुत बड़ी परेशानी है। फिर उसमें टॉक्सिक जो है मटेरियल बढ़ रहा है आपका, उसका रिएक्शन बढ़ रहा है। टॉक्सिक मटेरियल नहीं बढ़ता, एक्चुअली उसका रिएक्शन बढ़ जाता है, वो ज़्यादा जो है असर करने लगता है। ठीक है ना, तो उसको रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर और पीएच को स्टेबल रखना पड़ेगा। ये चीज़ आप ध्यान देंगे अच्छी तरह। और एक्सेप्टेबल रेंज हमने बता ही दिया है, 0.25। हाँ, वो 1 टाइप हो गया था, बाद में कन्फ्यूजन हो जाता लोगों को। तो एक्सेप्टेबल रेंज हमारी क्या है, 0.25 से 2 ppm तक एक्सेप्टेबल है, पीएच और टेम्परेचर स्टेबिलिटी के साथ। अगर पीएच और टेम्परेचर बढ़ता है तब वहाँ पे आपको थोड़ा सा मेथड चेंज करना पड़ेगा, आपको प्रोबायोटिक का यूज़ करना पड़ेगा बायोफ्लॉक में। और प्रोबायोटिक का जो है रेशियो जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो प्रोबायोटिक पे डिपेंड करता है, आप जो भी प्रोबायोटिक यूज़ करेंगे उसका बैक्टीरियल काउंट कितना है, उसमें कितना बिलियन या कितना मिलियन CFU है, उसके हिसाब से वो कितना लेना है। और उसके अंदर फिर कार्बन सोर्स ऐड करना है, हाई एरिएशन देना है, एक तरह का वो लिक्विड बन जाएगा। मतलब जो स्पोर्स फॉर्म में जो आपके सोए हुए बैक्टीरिया हैं जो पाउडर फॉर्म में, उनको आपको जगाना है, एक्टिव करना है, उसके बाद उसको पानी में डालना है। तो उससे आपका ये होगा कि वो थोड़ा सा काउंट बढ़ जाएगा, फटाफट जो है वो अपना काम करेगा, उसको नाइट्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा और कार्बन सोर्स मिला हुआ रहेगा। तो उससे क्या है, वो अपना काम फटाफट करेगा और आपके नाइट्रोजन को कंट्रोल कर लेगा। एक रास्ता ये है। RAS में मैंने बताया कि आपको फिल्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपका सॉलिड फिल्टर हो रहा है कि नहीं प्रॉपर, बायोलॉजिकल फिल्टर की एफिशिएंसी कैसी है, उसको पर्याप्त है या नहीं है, जिसमें वो बायोमीडिया वगैरह होते हैं, अलग अलग टाइप के K1 K5 या चिप्स वाले जो मीडिया होते हैं वो आपके इनफ हैं या नहीं है, ऑक्सीजनेशन आपका प्रॉपर हो रहा है या नहीं है, ऑक्सीजन जो आप ऑक्सीजन के लिए पानी के ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए जो भी सिस्टम लगाए हैं वो सही है या नहीं है, तो उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है ना। बाकी तालाब में बहुत सारे मेथड हैं, उसके जियोलाइट आता है या बहुत सारी कंपनियों के अलग अलग प्रोडक्ट आते हैं, आप उनका यूज़ करके तालाब में भी एमोनिया कंट्रोल कर सकते हैं। एमोनिया को बनने से रोका नहीं जा सकता, मैं फिर से कह रहा हूँ, एमोनिया को कंट्रोल करना होता है, एमोनिया को पानी में से ख़त्म करना होता है, तो उसके ये सारे मेथड हैं। अच्छा, अगर बायोफ्लॉक में आपका प्रॉपर एरिएशन है तो एमोनिया आपको बहुत तकलीफ़ नहीं देगा, उससे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। जब आपका एरिएशन वीक होता है तो वहीं पे आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है।
और एमोनिया कंट्रोल में साधारण जो है 20-25 दिन से 1 महीने के बीच आपको एमोनिया कंट्रोल होते दिखता है अपने आप। उसकी एक वजह है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का ग्रो हो जाना। जब नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जैसे ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया भी कहा जाता है, जब वो ग्रो हो जाते हैं तो उसमें आपको बहुत आसानी हो जाती है, उसमें आपको बहुत आसानी हो जाती है, बहुत रिलीफ मिल जाता है। वो कब ग्रो होंगे, उसमें आपके प्रोजेक्ट में हल्की सी सनलाइट जो है होना ज़रूरी है। आप लोग देखे होंगे बायोफ्लॉक जितने भी प्रोजेक्ट लगे होंगे उसमें हर जगह आप देख रहे होंगे कि ग्रीन नेट का शेड होता है। तो ग्रीन नेट का शेड इसीलिए लगाया जाता है कि ज़्यादा धूप भी ना पड़े और हल्की धूप मिलती रहे, जिससे हमारा फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होता है वो चलता रहे, माइक्रो एल्गी डेवलप होती रहे और उससे हमारा नेचुरल ऑक्सीजन का भी एक प्रोडक्शन होता रहे, ये भी चलता रहे। तो बहुत सपोर्ट मिलता है। बहुत से लोगों को शायद इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो धूप में जब हल्की धूप मिलेगी और फोटोसिंथेटिक का जो एक प्रोसेस होगा उससे आपको माइक्रो एल्गी, पानी में हल्का हरापन आ जाता है, हल्का, बहुत डार्क नहीं होना चाहिए, हल्का हरापन आएगा, कोई समस्या की बात नहीं है। वो आपका नेचुरल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है, आपके माइक्रो एल्गी वगैरह। देखिए, आप देखे होंगे कि कहीं पानी ऐसे रुका हुआ है तो नीचे जो काई जमी होती है तो काई में हल्के हल्के छोटे छोटे बुलबुले होते हैं, छोटे छोटे बुलबुले दिखते हैं, ठीक है। तो वो आपके बहुत अच्छे काम करते हैं। जो छोटे छोटे बुलबुले होते हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, फिर काई उसको छोड़ती है तो वो धीरे 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 ऊपर आता है, तो उसमें जो ऑक्सीजन होता है वो पानी में घुलता है ना। तो इसको आप ध्यान देंगे। तो बहरहाल अमोनिया का एक एक्सेप्टेबल रेंज है, हमने बता दिया आपको। और अमोनिया को हम थोड़ा सा समझेंगे आगे अगले वीडियो में। ये देखिए एक चार्ट है, ये एक चार्ट है, इसमें हम समझेंगे कि टॉक्सिक जो मटेरियल है वो कैसे रिएक्शन करेगा, उसका रिएक्शन कैसे बढ़ जाता है। एक तो ये है, दूसरा एक चार्ट ये है, पीएच और टेम्परेचर जब हाई होगा या लो होगा तो उससे रिलेटेड जो है ये चार्ट है। इसमें कैसे आपका जो है सारी चीज़ें बनेगी, इसमें जो भी देखिए इसमें एक में कम है, एक में ज़्यादा है, फिर इसमें थोड़ा थोड़ा मतलब बराबर तो नहीं है लेकिन कुछ कम है कुछ ज़्यादा है, फिर इसमें बराबर है, फिर इसमें जिसमें ये पहले चार्ट में जो एकदम कम था वो चौथे चार्ट में सबसे ज़्यादा है। तो ये रिएक्शन कैसे काम करेगा हम अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आप लोग बोर भी हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अमोनिया के पैरामीटर के बारे में आप समझ गए होंगे, उसको घटाना कैसे है और स्टेबल कैसे करना है, अमोनिया को ख़त्म कैसे करना है। संभावना है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगले वीडियो में इसकी बायोलॉजी पढ़ेंगे हम, पूरा फ़िश के बारे में भी आपको जानकारी देंगे इस तरह से। और ये जो चैप्टर है, अच्छा एक चैप्टर एक चार्ट ये भी है, इसको हम बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है चीज़ है। इस चार्ट को आप समझेंगे ना तो वाकई आपके लिए एमोनिया को कंट्रोल करना इतना आसान होगा, और आप पानी बस एमोनिया चेक करेंगे आपको समझ में आ जाएगा क्या समस्या है, क्या हमको घटाना है, क्या बढ़ाना है। तो इस चार्ट को ज़रूर आप लोग देखिएगा, अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा, अगले वीडियो में ये सारी हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों भ्रांतियों से दूर रहें, गलत फहमियों से दूर रहें। एक्वाकल्चर जो है हमें टेक्नोलॉजी बेस्ड पे आना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, बहुत पानी है, तब तो समस्या नहीं है, पानी भी हमें बचाना है। तो पानी बचाना है, ज़मीन को भी हमें वेस्ट नहीं करना है। तो इसके लिए आपको टेक्नोलॉजी, जैसे कि मुर्गी पालन, अंडे की फार्मिंग, या जो पोल्ट्री फार्म होते हैं या लेयर फार्मिंग होती है, ये सब पहले नहीं थी। पहले लोग घरों में मुर्गी पालते थे या छोटे मोटे अपनी जगहों में मुर्गी पालते थे, तो उससे ना अंडे की पूर्ति हो पाती थी, ना गोश्त की पूर्ति हो पाती थी चिकन की। तो क्या किया है लोगों ने? पोल्ट्री फार्म बनाए। जिन्होंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था उन्हें भी लोग पागल कहा, उनको भी लोगों ने पागल कहा, ठीक है ना। अरे क्या कर रहा है ये, इतनी इतनी जगह में इतनी 1-1 फुट 1.5 फुट में मुर्गियाँ कैसे बड़ी होगी, है ना। तो सारी चीज़ें होती है, सारी चीज़ें संभव है। जब टेक्नोलॉजी नई आती है, न्यू इंट्रोड्यूस होती है तो परेशानी होती है। अब तो बायोफ्लॉक बहुत पुराना भी हो गया है, लगभग 6-7 साल से जो है इस पर प्रैक्टिस बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। अब जो लोग भ्रांति का शिकार हो गए, गलतफहमी का शिकार हो गए, उन्होंने बंद कर दिया, या जिन लोगों के पास नॉलेज कंप्लीट नहीं रहा, प्रॉपर नॉलेज नहीं रहा, बस ऐसी एक फ़्लो में चलते गए, उन्होंने प्रोजेक्ट बंद कर दिया। लेकिन जिनके पास प्रॉपर नॉलेज था या जिन्होंने प्रॉपर नॉलेज गेन किया, उसको प्रैक्टिस किया और उससे और नॉलेज गेन किया, और आज वो सफल काम कर रहे हैं।
ठीक है। हम भी समय समय से प्रैक्टिस करते रहते हैं। हमने एक प्रोजेक्ट का डेमोस्ट्रेशन, एक मेथड का डेमोस्ट्रेशन हम बना रहे हैं, वो भी ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है और उसे जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसका भी रिज़ल्ट आप लोगों से हम शेयर करेंगे। बहरहाल आखिर में हम फिर आप लोगों से एक निवेदन करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर, अगले टॉपिक के साथ और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।